second exercise. Statement says half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 centimeter. Find dimension of the garden. आपके लिए मैंने एक बार क्वेश्चन फुल स्पीड से पढ़ा है. आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार रीड करेंगे, आराम से रीड करेंगे और फिर थर्ड टाइम के बाद शुरू करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड समझ में आ रहा मेरे को वो है रेक्टेंगुलर गार्डन. तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन विच डील्स विद शेप, है ना. तो जैसे शेप का क्वेश्चन आ गया आपके लिए लेंथ ब्रेड आ जाएंगे, है ना. अगर रोम्बस रहा तो डायगोनल्स आ सकते, साइड्स आ सकते, पैरेललोग्राम रहा तो बेस और हाइट आएंगे. तो ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए. जो भी शेप का नाम पूछे उससे कनेक्टेड आपको फॉर्मूलेस आना एक्सपेक्टेड है. एटलीस्ट बेसिक 4 क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्मूले आना एक्सपेक्टेड. स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड लास्ट वन इज काइट. तो ये 5 फिगर्स के फॉर्मूले आपको आना चाहिए और ये आते ही होंगे, ये एक्सपेक्टेड है एग्जामिनर्स को भी, है ना. उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है. तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया देखिए. जनरली जब हम हिंदी में बात करते हैं ना तो एक सेंटेंस पूरा कर देते हैं और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं. बट जब इंग्लिश में बात होती है, इंग्लिश में स्टेटमेंट बनता है तो मेनी अ टाइम्स पहले एक चीज के बारे में बात शुरू होती है और बीच में से वो स्विच करके दूसरी चीज पे चल जाते हैं और फिर बाद में पहले वाले का आंसर देते हैं. मतलब समझेंगे हम यहाँ. देखिए क्या बोल रहा है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया बीच में कुछ दूसरी बात शुरू कर दी. हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. अब वो गार्डन का डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया इन्होंने. बीच में क्या डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. अब ये बीच में की जो स्टोरी है इसका ये जो है ये पोर्शन इसका एक्चुअल में फर्स्ट लाइन के साथ नहीं के बराबर कंसर्न है ना. तो इन्होंने ये रेक्टेंगुलर गार्डन को इसमें और डिटेल में डिस्क्राइब किया है. तो हमने भी ये चीज समझ के लेना है क्योंकि ये टॉपिक से भटक गया, चलते चलते बीच में से भटक गया और लास्ट में ईज है. ये ईज जनरली कैसा एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था इसके एंड में, ये यहाँ पे. हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 सेंटीमीटर. अब पढ़े तो सीधा हो गया. फिर उसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने बताई हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो आप अपने लिए सीधा हो. तो कभी कभी ये जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, एक स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट मिक्स करके दिए वाले रहते हैं, ऐसे समय पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. एंड में जो बात कही है वो किसके लिए रहती, शुरुआत की सिचुएशन के लिए रहती है और ये बीच में का पार्ट पूरी तरीके से अलग रहता है ना. तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है, आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है, तो अब हम सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे. तो इसमें रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसके कौन से पेरीमीटर हमारे को कंसर्न के है. हमारे लिए 2 ही पेरीमीटर कंसर्न में आते हैं रेक्टेंगल के. वन इज लेंथ, अनदर इज ब्रेड्थ, है ना. लेंथ और ब्रेड्थ समझे तो आपको फ्री में 2 फार्मूलेस क्लियर हो जाते हैं. 2 फार्मूलेस कौन से हैं. एक फार्मूला है पेरीमीटर का, एक फार्मूला है एरिया का, है ना. तो अब ये 2 फार्मूले आपके लिए फ्री है. बट उससे पहले हमें जो कंसर्न है, उससे पहले जो चीज समझना है वह है यहाँ पे पैरामीटर्स लिखना है. मतलब लेट बी एक्स. अभी कई बार यहाँ पे यूनिट दिया हुआ रहता है. अभी यूनिट है आपके पास, देखिए ना 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर सॉरी. तो यहाँ पे अपने पास यूनिट है मीटर. तो कंपैरिजन के लिए आपको यूनिट लिखते आएगा. लेट लेंथ बी एक्स मीटर्स एंड ब्रेड्थ बी वाई मीटर्स. अब अगर यूनिट नहीं दिया होगा तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वहाँ यूनिट्स लिख दें. सेंटीमीटर मीटर नहीं बताया तो आपने यूनिट्स लिख दी. तो अब इसमें से फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये स्टेटमेंट लिखना ही चाहिए. तो हम जैसे 2 पैरामीटर ठहरा दिए ना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन लिख देना ये, बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन कौन थी, जो पहली लाइन देती ना वो फर्स्ट कंडीशन है. तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रही देखिए. हाफ नंबर में लिखूंगा, पेरीमीटर लिख देता पेरीमीटर, तो पेरीमीटर
इसके बीच में ये दूसरी स्टोरी है, इसको भूल जाना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इज माने इक्वल टू और 36, ठीक है। अब ये पेरीमीटर वर्ड का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 1/2 इंटू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। अब लेंथ और ब्रेड्थ तो लिख नहीं सकते डायरेक्टली, तो मैंने लेंथ की जगह क्या लिखा है x और ब्रेड्थ की जगह लिखा है y। पहली सिचुएशन तैयार हो गई आपके पास, x प्लस y इज 36। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब क्या है सेकेंड कंडीशन, तो आपको मालूम है बीच में दी वाली। हम सेकेंड कंडीशन, अब क्या बोल रहे देखो, whose length is, whose मतलब और रेक्टेंगल के बारे में बात करें। लेंथ, लेंथ के बदले में आप वर्ड क्या लिखेंगे x, इज माने इक्वल टू 4 मीटर मोर देन, 4 नंबर में, मोर देन मतलब आगे भी प्लस पीछे भी प्लस, किसके कंपैरिजन में है, देन इट्स विड्थ, देन इट्स विड्थ। विड्थ मतलब कौन, y है ना। यहाँ पे ब्रेड्थ की भी जगह अच्छा वर्ड रहेगा विड्थ, क्यों, क्योंकि इसमें विड्थ यूज किया है, वो बेटर रहेगा। सो ये सेकेंड सिचुएशन तैयार हो गई। अब जब दोनों इक्वेशन तैयार है तो एक्सपेक्टेड है कि हम इसको सॉल्व करें। सो अब एक्सपेक्टेड है कि हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालें। जैसे आप जानते हैं अभी तक हमने सॉल्व करने का एक भी मेथड सीखा नहीं है ना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुल मिला के 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। बट इसमें से एक भी मेथड अभी तक आपको मैंने बताया नहीं, आपने सीखा नहीं है, और क्वेश्चन में कहीं कुछ बताया नहीं है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अब हम इसका जो आंसर है वो निकालने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, एक ही इलाज है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेक्टेड है कि आप इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मेथड तो पता है। सो नाव डाल के सेपरेट करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक्सपेक्टेड क्या है, एक नंबर एक जगह होना, बाकी की सब दूसरी जगह होना। तो रीअरेंजिंग मैं क्या कर लूंगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 माइनस 0 इज इक्वल टू 36. Now question arises whether this big number is possible to be drawn on graph, क्योंकि हमारे ग्राफ की लिमिट है, x एक्सिस पे 13 तक प्लस में माइनस में, y एक्सिस पे 16 तक प्लस माइनस में, ये 36 है, x पे 36 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है, आपको स्केल करना पड़ेंगे ग्राफ। अगर आप ये पैरामीटर्स के साथ चलना चाहते हैं तो आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट कैन बी डन is just make this 0 as you can take some bigger number. y axis पे बड़ा नंबर क्या आ सकता है, हम 15 तक यूज कर सकते हैं। तो कैन वी मेक दिस 15, सपोज अगर इसको 15 बना दिया जाए तो 36 माइनस 15 यू गेट 21। फिर भी ये ग्राफ पे नहीं बैठने वाला, तो इनडायरेक्ट मैसेज आपको ये ग्राफ के लिए स्केल का यूज करना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब समझ लो आप लोग, है ना, क्योंकि आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो स्केल लगेंगे ही लगेंगे एट एनी कॉस्ट। अब सेकेंड सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकेंड सॉल्यूशन विल बी पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 36 के बाद के लिए ऊपर 0 पुट किए थे, उसके बाद का नंबर 1। Therefore x is equal to 36 minus 1, x is equal to 35। ये सॉल्यूशन हमने फाइंड तो कर लिया,
बट अगर हम स्केल करना चाहते हैं तो स्केल करते वक्त एटलीस्ट आपको कुछ सोचना पड़ेगा, पहले कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो स्केल करते समय अगर मैं स्केल यूज करता हूँ 2 यूनिट्स की, तो जो एक्स एक्सिस पे 13 पॉइंट थे, 13 टू 26 कंट्रोल में आएगा कि 36 लाने के लिए कंट्रोल में आ रहा है, ये नहीं डबल हो जाएंगे, मतलब 13 बैठते थे वहां उसकी जगह 26 बैठेंगे। तो आपको इसकी स्केल एटलीस्ट 3 या 4 तो भी करना पड़ेगा। जब 3 करेंगे तो 13 3 39 चलेगा, बट 3 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर की स्केल हम अवॉइड ही करते हैं, टफ जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो सिंपल एज दैट अगर हम 4 की स्केल यूज कर रहे हैं तो 13 4 करेंगे तो आपको काफी बड़े सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उसमें 4 का मल्टीपल है 36, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो अगर हम 4 की स्केल यूज कर रहे हैं तो 35 विल बी अ ट्रबल सब। तो अब मैं होती कोशिश क्या करूंगा, 4 के टेबल के नंबर फॉलो करूंगा। तो अगर मैं इसे 1 की जगह 4 लूंगा तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर मी। सो आई विल मेक इंस्टेड ऑफ 1 दिस एज 4। क्यों? क्योंकि 32 और 32 मेरे पास रेडीमेड पॉइंट है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये जो सॉल्यूशंस मिले आपको दोनों, इसको मिला के एक टेबल प्लॉट कर लेते हैं। तो टेबल जब प्लॉट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें x y x, y। अब x की जगह पहला है 36, जब y की वैल्यू थी 0, तो 36, 0। जब 4 डाले थे y की वैल्यू तो आंसर आया था 32, तो 32, 4। अब इसके बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए, और सेकेंड इक्वेशन क्या कर सकेंगे अब? क्या है सेकेंड इक्वेशन? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ पे अपने बेसिक सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। तो क्या पहला सॉल्यूशन है? पुट x इज इक्वल टू, सॉरी राइट साइड में जो है उसका लिखते हैं y इज इक्वल टू 0। जैसे आप y इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, आपको x की वैल्यू मिलेगी 4। Now again option arises, what? Put y is equal to, आप बोलेंगे 1, बट गेट इट क्लियर, हमने स्केल डिसाइड की है, 4 के टेबल की स्केल चलाना है पूरे इसमें। और जब 4 के टेबल की स्केल चलाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, whenever you are going to follow scale of 4, ये 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, 0 के बाद क्या मिलेंगे, सीधा 4 मिलेगा, x पे भी 4 मिलेंगे, y पे भी 4 मिलेगा, प्लस में माइनस में भी। तो बेटर रहेगा 1 की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूं, 4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये देखिए 8 भी x एक्सिस पे रेडी है आपके लिए बिना कोई एडजस्टमेंट के। तो एक और टेबल प्लॉट कर लेंगे और ये डेटा लिख लेंगे। x y x कॉमा y। जब x की जगह पे, सॉरी y की जगह पे 0 डाला था, x का आंसर 4 आया था, तो 4 कॉमा 0। जब y की जगह 4 डाला है तो x का आंसर 8 आया है, 8 कॉमा 4। तो ये दोनों मिला के आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करते वक्त एक बात जो ध्यान देना चाहिए, एक जो फोकस में रहना चाहिए, वो है कि पहले के जब 2 पॉइंट आप लगा देंगे तो उसको जोड़ के पहले लाइन कंप्लीट कर देना, उस पर इक्वेशन लिखना एक्सपेक्टेड है। फिर जब आप दूसरे के लाइन पॉइंट्स लगाएंगे तो उसको जोड़ के एक लाइन बनाना एक्सपेक्टेड है, और वो लाइन पे इक्वेशन लिखना एक्सपेक्टेड है। अगर आपने ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि आप कोई 2 अलग पॉइंट कनेक्ट कर दे। मतलब क्या, एक पॉइंट रहेगा पहले इक्वेशन का, दूसरा पॉइंट रहेगा दूसरे इक्वेशन का, और मिला के बलती नई लाइन बन जाएंगी, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गिवन लीनियर इक्वेशन, ये एक बताया हुआ इक्वेशन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब अपन राजा हो गए, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन बोलते बराबर फ्रीडम इज आर्स, हमारे को इक्वेशन बनाना अलाउड है, अपने मर्जी से इक्वेशन बनाना अलाउड है, तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना।
सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक बात दिमाग में फिट कर लेना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे वही, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, ग्राफ। तो उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, ग्राफ of the pair so formed is intersecting parallel and coincident lines। तो अब अपने को सिर्फ कंडीशन के हिसाब से सेटिंग करते चलना है और इक्वेशन अपने दिल से बनाना है। पूरी फ्रीडम है हमारे पास, है ना, पूरी फ्रीडम है। तो इसका यूज करके आप ये क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डील कर सकते हैं। मैं आपके लिए सजेशन दूंगा, पहली बार सॉल्व करते समय ये एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मतलब क्या, पहले इसके हिसाब से कोइंसिडेंट लाइन बनाना है। मतलब क्या बनाना है कोइंसिडेंट मतलब क्या, तो पहले एक बार तीनों सिचुएशन रिवाइज करेंगे। वी हैव गॉट थ्री सिचुएशन। व्हाट इज फर्स्ट वन, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, and third condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। पहली कंडीशन में लाइन रहती इंटरसेक्टिंग, दूसरी कंडीशन में लाइन रहती पैरेलल, और तीसरी कंडीशन में लाइन रहती कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग। मतलब क्या, तीनों सेट होना चाहिए। अब सेट करना है मतलब क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में समझते, ऊपर वाले को कोई तो भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब क्या, अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 8 24। ये मेरा इक्वेशन तैयार है। अब इक्वेशन जो है आप देखिए, मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, बॉटम से टॉप जा रहे हैं हम। आपने सॉल्व करते वक्त तो टॉप टू बॉटम ही लिखना है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने इक्वेशन क्या बनाया, 3 से मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 9y माइनस 24। तो आपके लिए एक बात क्लियर बताता हूँ, a1 अपॉन a2 का आंसर क्या रहेगा, 2/6 दैट इज 1/3। b1 बाय b2 का आंसर क्या रहेगा, देखिए 3/9 मतलब ही 1/3। c1 बाय c2 का आंसर क्या रहेगा, 8/24, वो भी -8 है, ये -24 है, माइनस माइनस तो चलेगा, 1/3। अब अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको क्या समझेगा, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनडायरेक्ट मैसेज लाइंस जब बनेंगे तो ये पैरेलल रहेंगे। तो जब कभी भी आपको कोइंसिडेंट लाइन बनाने हैं, कोइंसिडेंट लाइन बनाने हैं, तो फिक्स कर लेने का एक नंबर दिल में, और वो नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर देने का, x को करने का, y को करने का, z को करने का। मतलब तीनों नंबर सेम टेबल से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारे समझने के लिए था, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं आप, फॉर कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब सेकंड, बॉटम से सेकंड, ये थर्ड था, अब सेकंड। देखो जो कोइंसिडेंट लाइन है इसमें तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। जब पैरेलल लाइंस रहेंगे तो आपको पहले दो नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, अभी मैंने नंबर दिल में ठहरा है ना 3, तो आई विल फॉलो द सेम नंबर, आई विल फॉलो द सेम नंबर। तो मैं 3 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरे को अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, कंपल्सरी, या नहीं भी किया तो चलेगा, बट पहले दो नंबर को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। मतलब पैरेलल लाइंस के लिए अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6x, 3 3 9y। अब लास्ट नंबर तुम्हारी मर्जी, वो उठा के लिखना वही लिख दो, अलग लिखना अलग लिखो, है ना, ये अपनी चॉइस है।
तो आई विल से कुछ नहीं करना है, ऐसी की ऐसी लिख दो। अब अगर इसको सॉल्यूशन वाइज कंपेयर करेंगे तो पहले का आंसर है 1/3, पहले का आंसर है 1/3, दूसरे का भी आंसर है 1/3, बट तीसरे का आंसर क्या है 1/1। तो पहले दो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, पहले दो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है। और अगर ऐसा है तो ये पैरेलल लाइन की सिचुएशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सिंपल लॉजिक था। अब देखो, पहले में तीनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरे में दो को मल्टीप्लाई किया। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए किसी को भी मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक चीज कंपलसरी याद रखना है, इसको जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाजू वाले को सेम से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको लिखते आएगा 3 to the 6। कंपलसरी है क्या 3 लेना? नॉट नेसेसरी, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। इसको 3 से किया तो बाजू में 3 नहीं चलेगा, आप उसको 7 से कर दो, आपकी चॉइस है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट वाले का तो वैसे कंसर्न नहीं, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में, क्वेश्चन में हमें सिर्फ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 चाहिए। C1/C2 के बारे में पूछा भी नहीं, डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं। तो आप चाहे तो 8 लिखो, 9 लिखो, 7 लिखो या 0 भी लिखे तो चलेगा। मैं 0 लिख रहा हूँ, चॉइस आपकी है ना, क्योंकि C1/C2 का कंसर्न अभी है ही नहीं हमारे लिए। अगर 0 और लग रहा होगा तो यू कैन मेक इट 1 ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। तो A1/A2 क्या है देखिए, 2/6 मतलब 1/3, ये 3/7, पहले दो में जम रहा नहीं। 1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट तो होता है, बट कई सारे बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये 4 मार्क कैटेगरी में और हमने जो लिखा है ये बहुत कम है 4 मार्क्स के हिसाब से। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप पहले इक्वेशन को नंबर 1 देके इनको 2, 3 और 4 लिख के A1/A2 पहले के लिए निकाल के बताओ, सिचुएशन वेरीफाई करके दिखाओ, फिर दूसरे के लिए भी सिचुएशन वेरीफाई करके दिखाओ, तीसरे के लिए भी सिचुएशन वेरीफाई करके दिखाओ। ये आप उसमें एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर सकते हैं, 4 मार्क कैटेगरी के हिसाब से रहेगा तो आपको ये बटरिंग का हेल्प में आएगा। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने लिख लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हर जगह पे अब आपको बताना पड़ेगा, तो यहीं पे आप मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए। सो A1/A2 is not equal to B1/B2। सेकेंड वाले के लिए यहाँ लिख रहा हूँ A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, and A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। So simple। अपने फ्रीडम है, अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से नंबर्स लेना है। सो 7th क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया है, ग्राफ बनाने का है। ग्राफ बनाने के बाद में एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसको शेड करना है। तो ज्यादा समय ना डिस्कस करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड है x - y + 1 is equal to 0। रीअरेंजिंग, x is equal to -y उधर जाके +y, +1 उधर जाके -y। अब किसकी वैल्यू पुट करना है, बट ऑब्वियसली जो राइट साइड में, तो पुट y is equal to 0। तो x की वैल्यू आ जाएंगी 0 - 1, पहला पॉइंट। On same grounds, second point, put y is equal to 1, therefore x is equal to 1 - 1। ये दो सॉल्यूशन आ गए।
पहला इक्वेशन सिंपल था, दोनों के साथ के नंबर 1 थे, एक्स के और वाई के साथ के बोल के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब सीरियसली मजा आने वाली, क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन इतना सीधा नहीं है। रीअरेंजिंग आपको क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू ये -12 उधर जाके +12 हो जाएंगे और वो +2 उधर जाके हो जाएंगे -2। अब यहाँ पे सोच समझ के काम करना है। 3x से मतलब यहाँ का जो भी नंबर आए प्रिफर्ड है कि 3 के टेबल का हो ना, 3 का टेबल छोटा है बोल के मैं सोच सकता हूँ कि 3 के टेबल का नंबर बना सकेंगे क्या, नहीं है ना। तो y की जगह अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये खत्म हो जाएगा, 2 × 0 0, तो y 3x इज इक्वल टू 12, आपको x की वैल्यू मिलेगी 4, स्ट्रेट एड है। तो पहला नंबर तो फिक्स हो गया हमारा, पुट y इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 × 0, x इज इक्वल टू 12/3। सो ये नंबर फिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो डालना है y की जगह पे, अब सोच समझ के डालना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो 10 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 1 2 तो 10 बचेंगे। 3 डालूंगा तो 3 2 6, 2 डालूंगा तो क्या होगा, 4 होगा। 4 माइनस करने पे 12 में से 4 गया, आपको मिलेगा 8, दैट इज नॉट डिविजिबल। सो 3 डालूंगा और अपना काम खत्म करूंगा, है ना। तो 3 2 6, 12 में से 6 गया, 6 आएगा और 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो पुट y इज इक्वल टू 3, आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 × 3। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6/3। अब ये सब चीज़ें उठा के एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर देना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपके लिए मैं टेबल भी बनाता हूँ और ग्राफ भी बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाता हूँ। x y, तो पहले इक्वेशन में y की जगह 0 डाले थे तो x का आंसर आया था -1, तो -1, 0। जब 1 डाले थे तो आंसर आया था 0। ऑन सेम ग्राउंड सेकेंड वाले के जो सॉल्यूशन है, जब y की जगह 0 डाले थे तो x का आंसर आया था आपका 4, 4, 0। और जब y की जगह 3 पुटअप किया था तो x का आंसर आया था आपका 2। देखिए ये सिंपल नंबर्स है और सारे के सारे बड़े इजीली हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं। पहले के लिए पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब ध्यान से और समझदारी से। पहले के 2 पॉइंट है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है मतलब वो पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे और -1 0 -1। और दूसरा पॉइंट है x की जगह 0 है और y की जगह 1 है, मतलब x की वैल्यू 0 इनडायरेक्ट में से जो पॉइंट है y एक्सिस पे है। ऑन सेम ग्राउंड्स, अब ये जो पहले 2 पॉइंट है इन्हें ज्वाइन करके मैं एक लाइन बनाऊंगा और इस पे आपने उसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन है x -y + 1
इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन, उसके ऊपर आपने दूसरे का इक्वेशन लिखना है, बट उसके पहले पॉइंट्स लगा देता हूँ। तो पॉइंट इज 4,0। y की जगह 0 इनडायरेक्ट मैसेज पॉइंट का है एक्स एक्सिस पे, और 2,3 x से 2 y से 3, x पे से 2 y से 3। नेक्स्ट पॉइंट है हुआ है 2,3। ये पॉइंट ये लाइन के ऊपर आ रहा है, तो आ रहा है, कोई ऐसा मतलब उसमें एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ हलाने की जरूरत नहीं है, आ रहा है तो, बट ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन होगा। आइए वेरीफाई कर लेते हैं ये बात को। 2,3, x की जगह 2 डालता हूँ, y की जगह 3 डालता हूँ पहले इक्वेशन में, x की जगह 2, y की जगह 3। सी 2 - 3 यू गेट -1 + 1 0, मतलब आपने जो पॉइंट लाइन के ऊपर डाले थे वो वैलिड है, सही है। अब ये पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनाए। यहाँ तक का क्वेश्चन में बोला था, ये हमने पार्ट कंप्लीट कर दिया। इसके बाद उनका ऑर्डर था क्वेश्चन में शेड रीजन अंडर दिस ट्रायंगल, शेड करता हूँ, ठीक है। ना अभी ग्राफ कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी भी कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम ध्यान नहीं कर पाए वो है वन सेंटीमीटर ये एक्सपेक्टेड था। अब इसके अलावा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक बात बताना चाहूंगा आपको, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट इसके अलावा क्वेश्चन में जो एक चीज मिसिंग थी, हमने जिसका आंसर नहीं दिया है, उन्होंने बताया था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्रायंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ऑन एक्स एक्सिस कौन से हैं? -1,0 एंड 4,0। So coordinates of triangles on x-axis are -1,0 and 4,0। ये खत्म हो गया। इसके अलावा एक्सपेक्टेड है एक पार्ट जो इसमें नहीं दिया है बट एग्जाम में आता है। आपको कई बार एरिया अंडर दिस ट्राइंगल बताना एक्सपेक्टेड रहता है, पूछते हो फाइंड द एरिया फॉर्म बाय दिस ट्राइंगल। कभी भी आपको ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आए तो चैलेंज रहता है कि वो पूछ सकते हैं। तो एरिया अंडर दिस ट्राइंगल के लिए क्या करना है? एक्स एक्सिस पे वो ट्राइंगल का बेस गिनना है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कैसा गिनेंगे? स्केल लेना, सिंपल सेंस में गिनना। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। स्केल से गिनना है आपको, मैंने बोल रहा वैसा नहीं, आपने स्केल रख के मेजर करना है। ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस। तो बेस इज 5, हाइट इज 3 एंड फार्मूला फॉर एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑन सेम ग्राउंड। जैसा ये क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और पार्ट है। आपको एक और पार्ट क्या आ सकता है ना पेपर में, जैसा ये एक्स एक्सिस के साथ का ग्राफ है वैसा वाई एक्सिस के साथ भी बन सकता है। मतलब क्या, ये लाइन को आगे एक्सटेंड किए और ये वाई एक्सिस को जहाँ कट कर दी तो ये एरिया अंडर वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालते आएगा, सिंपल।